हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं क्लास के साइंस के चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आजकल एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिकल टाइप के कुछ होते हैं, ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं और इसमें बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। वो सोचते हैं कि ये क्वेश्चन बाहर से आ गया है, जबकि आपके क्वेश्चन जो होते हैं उसी चैप्टर से ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग, ठीक है, प्रैक्टिकली बेस पे होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सोल्व करोगे, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये दोस्तों आपका होगा इस चैप्टर का अंतिम पार्ट 4। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब्जेक्टिव टाइप के, वो मैंने सब करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस तो जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जरूर देख लेना। राइट, तो आज हम क्या क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे और किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं वो हम देखते हैं एक बार। जैसे पूछा जाता है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 है, तो इस तत्व का नाम, परमाणु संख्या, प्रकृति और आवर्त सारणी में स्थान पूछा जाता है। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें प्रत्यय का उदाहरण लिखिए। जैसे धातु जिसकी संयोजकता 2 है, अधातु जिसकी संयोजकता 2 है, तत्व जिसके बाह्यतम कोश पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरा है, तत्व जिसके 3 कोश है और बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। राइट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि एक तत्व आवर्त सारणी में दूसरे समूह और तीसरे आवर्त में रखा जाता है, तो उस तत्व का नाम क्या है, और जब यह वायु की उपस्थिति में जलता है तो इसके लिए समीकरण लिखे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भरे पड़े होते हैं आपके एग्जाम में, और आजकल यही क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अब कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा आंसर होता है, बस थोड़ा सा आपको डीपली समझने की बात है, और ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। राइट, इसके अलावा देखो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, आपको इस तरीके से सारणी बना दिया जाएगा। ठीक है, और आपको बताना है कि बी धातु है या अधातु। ठीक है, आपको बताना है। 16 और 17 यहाँ पर समूह बताया गया है। धातु या उपधातु, अधातु आपको बताना है। इसके अलावा ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम है, ये बताना है। सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये बताना है। ठीक है, इसके अलावा तत्व ए किस प्रकार का आयन बनाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा पूछा जाएगा कि तत्व ए का परमाणु क्रमांक 16 है, तो उस तत्व का नाम बताना है, उसकी भौतिक अवस्था बताना, यह है कि धातु या अधातु है, हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक का एग्जाम्पल देना है, ऑक्साइड के सूत्र या प्रकृति बतानी है। राइट, इसके अलावा आजकल जो ट्रेंड चल रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड। तो इसमें देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके पास कथन दिया होता है ना, और उसके अलावा आपके पास निष्कर्ष दिया होता है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। राइट, तो चलिए हम 1 बाय 1 प्रश्नों को जल्दी से सीखते हैं। ठीक है, और देखते हैं किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। राइट, तो दोस्तों ये जैसे मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना। राइट, तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत ज़रूरी है। वैसे 9th का टॉपिक है, और अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा तो मैं एक बार समझाता हूँ, याद दिलाता हूँ। प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित होती है, जो कि 2n² फॉर्मूला द्वारा, है ना, निर्धारित करते हैं। इसमें क्या होता है, K, L, M, N ऐसे होते हैं ना, अलग अलग कोश। तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, याद आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम भरते हैं। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो 2 और दूसरे कोश में 8, तो 10 हो गए। इसके अलावा 11 है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरे कोश में चला जाएगा। उस तरीके से मैग्नीशियम के 12 होते हैं परमाणु संख्या, तो इसके हो जाएंगे, इसका परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर ही होता है। हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं कि पहले कोश में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नीशियम का 12 है, तो 2, 8, 10 और 2, 12, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्लोरीन का 17 है, तो 2, 8, 10 और 7, 17। कैल्शियम का तो 2, 8, 10, 8, 18 पूरा भर गया, चौथे कोश में चला जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद उस तरीके से फास्फोरस 15 है, 2, 8, 10 और 5, 15। समझ में आया ना। अब इसका फ़ायदा क्या हमें जानने का, तो देखो इससे बहुत सारे फायदे हैं, मैं इसके बारे में बताता हूँ, बाकी सारा ऐसे ही समझ जाओगे। सोडियम का जैसे हमने लिखा कि 11 है, 11 परमाणु संख्या तो हमें मालूम चल गया। अब अगर पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ कि इसको बिना देखे, ठीक है, इसको हमें नहीं देखना, इसको बिना देखे हमें ये बताना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त पे होगा। तो दोस्तों देखो क्या करना है कि हमें सबसे बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसका क्या होता है, उसके वर्ग को बताता है। तो देखो यहाँ पे 1 है, तो दोस्तों चलिए ढूंढते हैं क्या हमारे इस पहले वर्ग में कहीं सोडियम दिख रहा है। देखो नीचे आओगे तो देखो ये रहा सोडियम, है ना। तो हमने क्या सीखा कि पहले वर्ग जो बाहरी
कोश में बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसके वर्ग को दर्शाता है। जैसे मैग्नीशियम का यहाँ पर बाहरी कोश में 2 है, तो देखो यहाँ दूसरे वर्ग में यहाँ पर है, राइट। इस तरीके से हम वर्ग की संख्या बता सकते हैं। अब आवर्त कैसे बताएंगे, तो देखो यहाँ पर 1 2 3, तो ये तीसरे आवर्त में होगा। देखो यहाँ से 1 2 3, देखो तीसरे आवर्त में है ना, मैग्नीशियम भी तीसरे में जाएगा। कैल्शियम का देखो यहाँ पर 4 कोश आ गया ना, 4 कक्षा आ गया, तो देखो ये चौथे में आपको कैल्शियम मिलेगा, मिल रहा है ना, ये देखो चौथे में। तो आई होप समझ गए होगे किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। अगर आपके पास परमाणु संख्या हो तो बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा किसी भी तत्व के बाहरी कोश में अगर 4 से कम होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें 4 से कम है, इसमें 4 से कम है, ठीक है, इसमें 4 से कम है, तो ये जो तत्व होते हैं ना वो धातु होते हैं, राइट। और जिसमें 4 से अधिक होते हैं वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं। जैसे ये देखो क्लोरीन है, क्लोरीन में 4 से अधिक है, बाहरी कोश में 7 है, तो ये क्या हो गया, अधातु। ये फास्फोरस भी अधातु है। आई होप समझ रहे होगे। अब चलिए पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल बेस पे आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यय का उदाहरण लिखे। तो धातु जिसकी संयोजकता 2 है, ठीक है, तो जिसकी संयोजकता 2 है, अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, देखो एक मैग्नीशियम है जिसकी संयोजकता क्या है, यहाँ पे 2 है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधातु जिसकी संयोजकता 2 है। अधातु जिसकी संयोजकता 2 है, धातु होना चाहिए, यानी कि उसे और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो 18 अगर होगा तो पूरा हो जाता है, या अगर 10 होता है तो पूरा हो जाता है। 10 में से 2 घटा दो या फिर 18 में से 2 घटा दो तो 16 हो जाएगा। और 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। तो सल्फर भी आप कह सकते हो, या फिर आप जो है ऑक्सीजन को भी बता सकते हो, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तो 2 और 6 तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ना, 8 हो गया ना, 2 और इसको चाहिए, तो इसलिए संयोजकता 2 हो जाएगी। तो आप ऑक्सीजन बता सकते हो, सल्फर भी बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन अगला है कि तत्व जिसके बाह्यतम कोश पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरा हो। तो पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से क्यों इसका भरा होता है, इनका हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टन का, जेनन का, है ना। ये सारे अक्रिय गैस होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। तो इनमें से किसी का भी आंसर बता सकते हो। इसके अलावा पूछा गया है कि तत्व जिसके 3 कोश है, ठीक है, 3 कोश है और बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 कोश और 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिलिकॉन होगा ना, जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से होगा, 2 8 10 और 4 14 हो जाएगा ना। सिलिकॉन का 14 परमाणु संख्या होता है, तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। एक बार फिर से बैक करके देख लेना, अगर समझ में ना आया हो तो। बहुत आसान सा होता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तत्व आवर्त सारणी के दूसरे समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। दूसरे समूह और तीसरे आवर्त कौन है यहाँ पे, दूसरे समूह और तीसरे आवर्त में मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखकर समझा है ना, लेकिन बिना देखे अगर ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास ना हो, क्योंकि एग्जाम में तो होगा ही नहीं, तो आप कैसे बताओगे। तो देखो कहा जाना है दूसरे समूह में और तीसरे आवर्त। तो मैंने जैसे कि आपको समझाया था कि आवर्त में देखो तीसरे आवर्त में कौन जा रहा है, कम से कम 10 तो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना, तो 10 तो कंफर्म हो गया। और तीसरे में जा रहा है, तो तीसरे में कहा जा रहा है ना कि तीसरे आवर्त के दूसरे समूह में। तो समूह कौन सा होता है, बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या समूह होती है। तो 10 तो कंफर्म हो गया और 2 समूह बताया जा रहा है, तो 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12। और 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 12, राइट। और अगला प्रश्न ये है कि जब यह वायु की उपस्थिति में जलता है तो इसके लिए समीकरण लिखे। तो दोस्तों वायु की उपस्थिति में श्वेत धुआं उत्पन्न करता है, तो इस तरीके से हम इसके समीकरण लिख सकते हैं। मैग्नीशियम 2Mg + O2, तो 2MgO, राइट। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों के आंसर करते हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास ये सारणी बनाया गया है, टेबल बनाया गया है, और इस सारणी में आपको 3 तत्व A, B और C है ना। A दिया गया है, B दिया गया और C दिया गया। इसको ये क्वेश्चन के आंसर इस आधार पे बताने हैं। ए धातु है अधातु। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ए जो है 17 समूह के है ना। तो अगर पीरियोडिक टेबल पे जाए तो ये देखो 17 वाले समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो होते हैं ना अधातु होते हैं, ठीक है। ये अक्रिय गैस होते हैं, इसके बगल में अधातु होते हैं और इधर धातु होते हैं, लेफ्ट में धातु होते हैं, है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। तो ये किस प्रकार के हो गए, ये हो गए अधातु, है ना। तत्व ए ग्रुप 17 संबंधित है, जो आवर्त सारणी में दाएं तरफ होता है, इसलिए क्या एक अधातु है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम। ए की अपेक्षा सी की बात कर रहे हैं, तो देखो नीचे की ओर जाने पर ना,
धातु की अभिक्रियाशीलता जो होती है ना कम होती है, ठीक है। तो ए की अपेक्षा सी जो है कम अभिक्रियाशील है, ये आपको लिखना है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि समूह में नीचे की ओर जाने पर अभिक्रियाशीलता घटती है, इसलिए क्या होगा, तत्व ए की अपेक्षा तत्व सी जो है कम अभिक्रियाशील है। ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्व की अभिक्रियाशीलता जो होती है क्या होती है, कम होती है, अधिक होती है, बराबर रहती है, ऐसे ऑप्शन होंगे। तो ध्यान रखना कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा है। इसका साइज बताना है कि बी से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो दोस्तों इसका अगर डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है एक वर्ड में तो आप कहोगे छोटा होगा। क्यों होगा, तो देखो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर ना तत्व के नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है, राइट। जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, ठीक है, यहाँ पर ओर होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके परमाणु के आकार कम कर देता है ना। क्या करता है कि जैसे बाएं से दाएं की ओर जाते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन की त्यागने की प्रवृत्ति जो है ना घटती जाती है और ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि इसके परमाणु के आकार कम करता है और इसी वजह से तत्व सी का आकार जो है ना तत्व बी से छोटा होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, आकार छोटा ही होता जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्व ए किस प्रकार का आयन बनाएगा। तत्व ए की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है अधातु है, तो अधातु कैसा आयन बनाते हैं, ऋण आयन। याद होगा ना, धातु धनायन, अधातु ऋणायन, ठीक है, ध से धातु, ध से धनायन और अधातु ऋणायन, ध्यान रहेगा ना। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तत्व ए का परमाणु क्रमांक 16 है तो बताना है तत्व का नाम। परमाणु क्रमांक 16 किसका होता है, सल्फर का। लेकिन आप ऐसे कैसे बताओगे, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम आपको 20 या 25 तत्वों का, ठीक है, परमाणु संख्या के हिसाब से बढ़ते क्रम में तत्वों के नाम सहित याद होने चाहिए, राइट। तो ये ध्यान रखना। तो उस तत्व का नाम क्या होगा, सल्फर। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि इसकी भौतिक अवस्था क्या है, तो जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या होगा, 2, ठीक है, 2 8 10 और 6 16, है ना। तो देखो बारहवीं कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा, क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्योंकि 2 और ग्रहण करेगा ना तो ये अष्टक पूरा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इसलिए क्या हो जाएगा, ये अधातु होगा। धातु या धातु में इसके आंसर अधातु होंगे। और साथ में भौतिक अवस्था कैसी होगी इसकी, ठोस होगी। इसकी जो भौतिक अवस्था होती है वो ठोस होती है। देखो इस तरीके का सल्फर होता है, ठीक है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद हाइड्रोजन के साथ बनी यौगिक, तो हाइड्रोजन के साथ बनी यौगिक का एग्जाम्पल दे सकते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S। और ऑक्साइड के सूत्र और प्रकृति, ठीक है, तो ऑक्साइड का जो सूत्र होता है सल्फर डाइऑक्साइड लिख सकते हो, SO2, है ना। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ये अम्लीय होता है, राइट। क्योंकि अधातु जो होते हैं ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय बनाता है, जबकि धातु जो होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, है ना। तो ये बातें ध्यान रखना, राइट। तो यहाँ पे प्रकृति छूटा हुआ है तो प्रकृति आप समझ जाना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न है। इस प्रकार क्वेश्चन जो है भर भर के आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन तो श्योर होता है ना। और इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट यानी कथन आपके पास 1 या 2 लिखा होगा, 3 भी हो सकता है, ठीक है। और आपको बताना है कि ये कथन सही या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले कथन पढ़ते, मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक 12 है, होता है ना, आपको मालूम होगा, याद है तो, या फिर पीरियोडिक टेबल में देखो दिखा देता हूँ। देखो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की परमाणु क्रमांक कितनी है, 12। तो ये कथन तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। दूसरी बात है कि मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, तो मैग्नीशियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो क्या होगा, 2 8 10 और 2 12। इसकी संयोजकता क्या होती है, बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है तो 2 है, यानी ये भी सही है। तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन ये ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो ग वाला ऑप्शन है ना, उसमें लिखा है दोनों सही है। बाकी कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है, बिल्कुल गलत ये है। कथन 2 सही, ये भी गलत है। दोनों कथन गलत है, हो ही नहीं सकता। दोनों क्या है, सही है। तो दोनों कथन जो है सही, इसका ग हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल सिंपल सा है ना। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान देना है और ये जो पीरियोडिक टेबल है थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है। और तत्वों की संख्या जो है ना ज़्यादा नहीं, 20 तक जरूर याद कर लेना, ठीक है। उसके अंडर में ही सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इस चैप्टर का अंतिम पार्ट था। एक और वीडियो आएगी इसकी जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा, क्योंकि सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से करा दिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।